Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Students, in our previous lecture, we have studied about the derivation of radius of electron in nth orbit. Today, we will study about the derivation of energy of revolving electron or energy of electron in nth orbit. So for the derivation of energy, we have two types of energies of electrons. That is electron that is moving in the orbit of any atom. It has two types of energies. One is kinetic energy and the other is potential energy. Okay, one is kinetic energy and the other is potential energy. Now, kinetic energy is equal to half mv square. I think all of you know that kinetic energy is equal to half mv square. And the electrostatic force of attraction between nucleus and electron is Z square over 4 pi epsilon naught r square. It's according to Coulomb's law, and we have studied about it in our previous lecture that the force, centrifugal force that keeps the electron in its orbit is Z square over 4 pi epsilon naught r square, and this is according to Coulomb's law, that force is equal to K Q1 Q2 over R square. तो K की जगह पर हम ये कांस्टेंट पुट करते हैं 1 over 4 pi epsilon naught. Q1 is ZE and Q2 is E. So it becomes ZE square and over this R square. नाउ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करे dr, तब जो उस पे वर्क डन होगा मूविंग करने में इलेक्ट्रॉन को, उसको हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. जब भी कोई वर्क होता है तो दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब ये फोर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन है Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और डिस्टेंस है dr. ठीक है. अब ये तो है वर्क डन. अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करे dr, तो ये उस वक्त वर्क डन है. अब हमने बच्चों इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब वो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट में प्रेजेंट है. तो वहां पर हमें नहीं पता कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बट हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. यानी ये सपोज्ड है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. अब हमने उस जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेके आना है. तो वहां से न्यूक्लियस के करीब लाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वर्क डन होगा उस पे. तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से पॉइंट r तक लाने में किया जाएगा. अब ये टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम करते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है. टोटल वर्क डन करने के लिए हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं कि हम इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं. दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन. और हम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से r तक ला रहे हैं. और उस पे वर्क डन कितना है Z स्क्वायर dr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. अब इंटीग्रेशन करते हुए बच्चों ये रूल है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी इंटीग्रेशन नहीं होती. ठीक है. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट्स हैं. तो इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट्स हैं. Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इंटीग्रेशन किसकी होगी? सिर्फ डी आर ओवर आर स्क्वायर की. ठीक है. इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमने? सिर्फ डी आर ओवर आर स्क्वायर की. और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है? इन्फिनिटी टू आर. अब जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे. इंटीग्रेशन सिर्फ कर रहे हैं डी आर ओवर आर स्क्वायर की. और इंटीग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर डी आर ओवर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1 ओवर आर. ठीक है. अब इंटीग्रेशन के बाद का आंसर हमने लिख दिया, इसलिए अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाएंगे. अब हमने इनके इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख दिया -1 ओवर
आर आएगा, और कौन सी लिमिट्स हैं, इन्फिनिटी टू आर। यानी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस टू अ पॉइंट आर अराउंड द न्यूक्लियस। उसके लिए हमें इस सारे स्पेस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। फिर कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन होगी सिर्फ डी आर ओवर आर स्क्र की, और इसका आंसर आएगा -1/r। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आंसर आ जाएगा -z²/4πε0r। ठीक है। अब जो भी वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से आर तक लाने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE²/4πε0r। अब ये जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ माइनस साइन क्यों आया है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिट डिस्टेंस पे थी बच्चों, जीरो। अब जब वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब भी दो चीजों में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी, अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जीरो से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसके साथ माइनस साइन है, क्योंकि जीरो से कम वैल्यू जो होती है उनके साथ माइनस साइन होता है, -1, -2, -3, -4। अगर ये इंक्रीज हो रही होती तो फिर इसके साथ माइनस साइन ना होता। हमें पता है कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो जब इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के करीब लाएंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए इसके साथ माइनस साइन है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। अब हम टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों एनर्जीज को प्लस करेंगे, E इज इक्वल टू ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर and potential energy is minus ZE square over 4 pi epsilon naught R। अब हमने एनर्जी के लिए डेरिवेशन करनी है बच्चों। हम इस इक्वेशन में से वेलोसिटी का फैक्टर मिट करना चाहते हैं, यानी ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 9 जो हमने पीछे रेडियस की डेरिवेशन में पढ़ी थी, वहां से हम एम वी स्क्र की वैल्यू पुट करेंगे। वहां एम वी स्क्र जो था दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जहां हमने कहा था कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रही है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्र इज इक्वल टू जेड ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस एम वी स्क्र की बजाय इस इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 16 में हम एम वी स्क्र की बजाय इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ, तो ऐसे ही रहेगा, हाफ के साथ आएगा जेड ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 8, और जेड ई स्क्र ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा साथ। ठीक है, हमने हाफ की वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ एम बी स्क्र की वैल्यू पुट की है। तो हाफ जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 हो जाएगा। जेड ई स्क्र ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे ही रहेगा, और ये आगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। हमने सिर्फ एम वी स्क्र की बजाय उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट इस टर्म में से इसको बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स का लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम इसका आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एलसीएम आ जाएगा। इस तरफ तो जेड ई स्क्र ही आ जाएगा, लेकिन इस तरफ चूंकि नीचे 4 है तो ऊपर आएगा 2 जेड ई स्क्र, -2 जेड ई स्क्र आएगा। तो -2 जेड ई स्क्र में से जेड ई स्क्र को माइनस करेंगे तो नेट जो आंसर है उसके साथ माइनस आएगा जेड ई स्क्र ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन किया, जैसे आप अगर 1/4 -1/2 करें तो आप उन दोनों का एलसीएम लेके उन दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्शन की गई है, और एनर्जी की वैल्यू आई है -ZE² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
अब हम यहाँ से आर का फैक्टर भी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमने एनर्जी के लिए डेरिवेशन करनी है बच्चों। तो हम यहाँ पर आर की वो वैल्यू पुट करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ड्राइव की थी। दैट वाज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड ई स्क्वायर। आर की ये वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे यहाँ आर की जगह पे। अब आर यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये आर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जो नोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो नीचे आ जाएंगी और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो ऊपर चली जाएंगी। तो इन वैल्यूज को पुट करने के बाद पाई सिर्फ पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्र ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्र एन स्क्र एच स्क्र। सिंपल, आपने आर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। जो नोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो नीचे आ जाएंगी, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चली जाएंगी। अब नेक्स्ट अब ये बच्चों जो ई एन है ये आया है nth ऑर्बिट के लिए, यानी अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उस ऑर्बिट में एनर्जी होगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से z को रिमूव कर लें क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर z की बजाय हम 1 पुट करेंगे तो z स्क्वायर यहाँ से मिट हो जाएगा। अब पीछे रह जाएगा माइनस me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर नीचे है, इसको 1/n स्क्वायर करके हमने सेपरेट कर लिया। इसको हमने सेपरेट क्यों किया? क्योंकि ये जो बाकी सारी टर्म्स हैं बच्चों ये कॉन्स्टेंट्स हैं। मैस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 8 एप्सिलॉन नॉट एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। लेकिन n कांस्टेंट नहीं है, n नंबर ऑफ शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, इसलिए 1/n स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम अगर हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट कर दें तो उसके बाद ये आंसर आता है 2.178 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस टर्म के साथ आएगा 1/n स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देगी जो कि nth ऑर्बिट में है। हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे यानी नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास उस शेल की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर फर्स्ट शेल है तो हम यहाँ पे 1 स्क्वायर करेंगे, अगर सेकंड शेल है तो 2 स्क्वायर करेंगे, अगर थर्ड शेल है तो हम यहाँ पर 3 स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो भी हम बाद में करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ये जो एनर्जी है ये एटम की है, पर एटम ये एनर्जी है, ठीक है, जोल पर एटम है, यानी एक एटम के लिए ये एनर्जी की वैल्यू है। अगर हम इसको पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम इस वैल्यू को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब ये एनर्जी पर एटम से पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये थी जॉल्स में। नेक्स्ट फिर आंसर किस में आ जाएगा, किलो जॉल में। यानी जॉल को किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया और पर एटम को पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 -1313.315 किलो जॉल पर मोल और पर एन स्क्वायर है, यानी जो भी एन की वैल्यू हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये एनर्जी किसकी है, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की ये एनर्जी होगी। सिर्फ एक एटम की नहीं, ये वैल्यू एक एटम के लिए थी, ये वैल्यू किसके लिए है, पर मोल के लिए है, या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए है। अब अगर हम यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू पुट करें, अगर 1 पुट करेंगे तो सेम आंसर यही आ जाएगा, यानी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी होगी, सेकंड शेल के लिए हम 2 स्क्वायर लिखेंगे तो ये एनर्जी होगी, थर्ड शेल के लिए हम 3 स्क्वायर लिखेंगे तो ये एनर्जी होगी। अब देखेंगे माइनस साइन है इसलिए बच्चों ये वैल्यू E1 से E2 E3 तक जाते हुए एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, जैसे जैसे हम बाहर के शेल्स की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। E4 के लिए हम यहाँ पर 4 स्क्वायर लेंगे और E5 के लिए हम 5 स्क्वायर लेंगे और इन्फिनिटी के लिए हम इन्फिनिटी स्क्वायर लेंगे।
तो आंसर जो है वो 0 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी जो है वो उसकी 0 होगी। अब वैल्यूज ऑफ एनर्जी डिफरेंस अगर हम एडजेसेंट ऑर्बिट्स में लेना चाहें, तो हम E2 में से E1 माइनस कर देंगे, E3 में से E2 माइनस करेंगे, E4 में से E3 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ रहे हैं। अब देखें इस वैल्यू से बच्चों हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम बाहर के शेल्स की तरफ जाएंगे एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। रेडियस के केस में वैल्यू इंक्रीज हो रही थी डिफरेंस की, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, कि लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले और दूसरे शेल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, दूसरे और तीसरे में कम होगा, फिर तीसरे और चौथे में एनर्जी डिफरेंस उससे भी कम होगा। अगर हम फर्स्ट और इन्फिनिट लेवल में फाइंड आउट करना चाहें एनर्जी डिफरेंस, इन्फिनिटी पे 0 है एनर्जी डिफरेंस, और इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट शेल की एनर्जी। ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे एनर्जी कितनी है 0, तो उसमें से हमने माइनस करनी है वो एनर्जी जो फर्स्ट शेल में थी। अब 0 में से माइनस करनी है, माइनस इसके साथ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना चाहते हैं, तो हमें उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। मींस ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। यानी अगर हमने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट से बाहर निकालना है, इतना बाहर कि उस पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ना हो, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले जाएं, तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो एनर्जी की अमाउंट है ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये वैल्यू सेम है बच्चों जो एक्सपेरिमेंटली भी हाइड्रोजन एटम के लिए डिटरमिन की गई। और नेक्स्ट ये कि जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि जो ऑर्बिट्स का डिस्टेंस था वो इंक्रीज हुआ था। रेडियस में जो डिस्टेंस था वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट शेल्स के लिए एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे। आज हम जस्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव। तो आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें से किस किस रेडिएशंस की रेंज में लाई करता है। ये जो सारी रेडिएशंस हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी वेवलेंथ का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, ये बच्चों मैंने स्पेक्ट्रम में टाइप्स आपको बताई थी कि स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का हो सकता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो अब यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं इट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम है तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करें लो प्रेशर पे और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो उसमें से ब्लू लाइट नजर आती है हमें, और उस लाइट को अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो हमें आइसोलेटेड शार्प लाइंस नजर आती हैं। इन लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को फिल करके अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहां से ब्लू लाइट नजर आएगी। उस लाइट को अगर स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो जो लाइंस नजर आएंगी दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो लाई करती हैं अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, रेडिएशन जो हैं उनमें से ये जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आईआर रीजन में लाइन करती हैं। और इन लाइंस को फिर डिफरेंट 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया उनकी वेवलेंथ या वेव नंबर की बेस पे। अब ये 5 ग्रुप्स कौन से थे, जो फर्स्ट लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो फर्स्ट सीरीज थी उसको लाइमन सीरीज कहा गया। अब ये जो लाइमन सीरीज थी बच्चों ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट थी बामर सीरीज। अब ये जो बामर सीरीज थी ये विजिबल रीजन में थी। विजिबल रीजन है बच्चों 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। और नेक्स्ट जो थी
पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, ये तीनों सीरीज आईआर रीजन में थी। आईआर रीजन 800 नैनोमीटर से लेकर 10 रेज टू पावर 5 नैनोमीटर तक रेंज है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज अल्ट्रावायलेट में थी, सेकंड विजिबल में थी, और जो बाकी थर्ड है, तीनों हैं, वो आईआर रीजन में थी। अब इसमें क्या कहते हैं, जो पहली 4 सीरीज़ थी बच्चों, बोह्रस मॉडल से पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी। अब इन सीरीज़ के वेव नंबर्स यहाँ टेबल में दिए गए हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि हम वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वेवलेंथ्स इनकी नहीं दी गई, बल्कि वेव नंबर में दी गई हैं। जो पहली लाइमन सीरीज़ थी, उसमें जितनी भी लाइन्स थी, उनके वेव नंबर्स ये दिए गए हैं, ठीक है? फिर बामर सीरीज जो विजिबल रीजन में है, उसमें जितनी भी लाइंस थी, उनके ये वेव नंबर्स दिए गए हैं। इसी तरह पास्टन सीरीज के वेव नंबर्स हैं, ब्रैकेट सीरीज के वेव नंबर्स हैं, और पी फंड सीरीज के वेव नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले लाइमन में सबसे ज्यादा लाइंस क्यों हैं, फिर बामर में उससे एक लाइन कम हो गई है, पास्टन सीरीज में उससे भी कम हो गई है, कि एक-एक लाइन कम भी होती जा रही है। और नेक्स्ट, इन डिफरेंट लाइन्स का ओरिजिन क्या है, यानी अगर लाइमन सीरीज है तो ये सीरीज क्यों है, और इसमें एक से ज्यादा लाइन्स क्यों हैं, ठीक है? और बामर सीरीज में एक से ज्यादा लाइन्स क्यों हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये सबसे नीचे जो लाइन बच्चों आपको नजर आ रही है, ये आप कह लें ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मींस कि जो फर्स्ट शेल है, ठीक है, यानी उससे नीचे और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, फर्स्ट शेल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब अगर किसी भी अपर शेल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो जो लाइंस थी उनको लाइमन सीरीज कहा गया। सबसे पहले सेकंड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आ सकता है, फिर थर्ड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आ सकता है, फिर फोर्थ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आ सकता है, फिफ्थ शेल से आ सकता है, सिक्स्थ शेल से आ सकता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी शेल में रिवॉल्व कर सकता है। वो सारे शेल्स जो कंटाइज्ड है, जिनकी एनर्जी, उनमें से जितनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो उस शेल में रिवॉल्व करेगा। यानी अगर फर्स्ट में है, अगर उसको एनर्जी मिलेगी, वो सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, और जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए फर्स्ट शेल में आएगा। तो जब भी किसी भी आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, तो ये जितनी भी लाइंस बनेंगी स्पेक्ट्रम की, दे आर नोन एज लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जब भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है, तो हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं उसका। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में ये ब्राइट लाइंस नजर आती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये ब्राइट लाइंस नजर आई, तो इनको इनके वेव नंबर की रेंज की बेस पर इन लाइंस को एक सीरीज में रखा गया, और उस सीरीज को लाइमन सीरीज कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज का मैंने आपको बताया कि ये विजिबल रीजन में है, स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट में है, यानी इनकी जो वेव लेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होगी, बट यहाँ पर उनका वेव नंबर दिया गया है। तो इसमें ये 4 डिफरेंट लाइंस क्यों नजर आई, कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल, अगर किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएगा, थर्ड से सेकंड में आएगा, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, किसी भी हायर से अगर वो सेकंड में आ रहा है, तो वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा था, इसलिए इस इन चारों लाइंस को एक सीरीज में रखा गया, और उसको बामर सीरीज का नाम दिया गया। नेक्स्ट है बच्चों पास्टन सीरीज। अगर किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएगा, ये देखेंगे शेल नंबर इधर लिखा गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये शेल नंबर्स हैं। तो किसी भी हायर लेवल से अगर वो थर्ड में आ रहा है, तो वो सारी जो लाइंस थी उनको पास्टन सीरीज का नाम दिया गया। नेक्स्ट, किसी भी हायर लेवल से अगर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उनको ब्रैकेट सीरीज का नाम दिया गया। और किसी भी हायर शेल से अगर फिफ्थ में आ रहा है, तो उसको पी फंड सीरीज का नाम दिया गया। तो ये सारी क्या है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट जो है वो नॉर्मल एनर्जी लेवल है, जहाँ नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये जो सबसे लोअर शेल है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये एक्चुअल में सारे शेल्स बच्चों राउंड है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये सीरीज बताने के लिए ये लाइंस में शो किया गया है कि ये फर्स्ट शेल है, ग्राउंड स्टेट है,
ये सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोजन एटम में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। अब उसको जितनी एनर्जी मिलेगी वो जाके उस शेल में रिज़ाइड करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो जाके उस शेल में रिज़ाइड करेगा और उसके बाद वो दोबारा से जब एनर्जी एमिट करेगा लोअर लेवल में आने के लिए, तो जितनी एनर्जी थी वो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा और जिस शेल में आना होगा उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी एमिट करेगा। तो वेव नंबर की बेस पे या वेव लेंथ की बेस पे अ, डिफरेंट सीरीज़ जो थी वो बनाई गई। अब देखा गया कि वेव नंबर क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर हमने 1 मीटर डिस्टेंस लिया तो उसमें कितनी वेव्स हैं, ठीक है? 1 मीटर अगर लिया तो उसमें कितनी वेव्स हैं। अब अगर हम ये लाइमन सीरीज़ से बामर, पर्सन देन ब्रैकेट और पी फंड की तरफ जाएँ तो हमने ये देखना है कि वेव नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? हम ये टेबल देखते हैं। देखें लाइमन सीरीज में अगर हम बामर सीरीज की एग्जांपल लें तो देखें ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज हो रही हैं। अब अगर नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज हो रही होंगी बच्चों तो मीन्स कि उनकी वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है? अब वेव लेंथ और एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है बच्चों। अगर वेव लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी और अगर वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स जब हम लोअर शेल से हायर शेल्स की तरफ जाते जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए जस्ट यही। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और डेरिवेशन ऑफ एनर्जी भी, ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।